Hello everyone, I Azra Batul and today we are going to start our new topic part second of Competition Act 2002। इससे पहले हम Competition Act 2002 का पार्ट 1 प्रीवियस स्लाइड में कर चुके हैं और उसका रिव्यू ले लेते हैं कि हमने उसमें क्या क्या स्टडी किया था। सो टेक अ रिव्यू ऑफ आवर नेक्स्ट स्लाइड। दैट इज़ हमने अपने पिछले Competition Act 2002 की स्लाइड्स में पढ़ा था। फर्स्ट पॉइंट केम इनटू फोर्स ऑन 1 सितंबर 2009। 1 सितंबर 2009 में ये एक्ट फोर्स में आया था। इस रिप्लेस किया गया था MRTP एक्ट को। 1969 MRTP एक्ट को रिप्लेस करके ये एक्ट आया था। नेक्स्ट इसका मीनिंग ऑफ कंपटीशन क्या है ये हम जान चुके हैं। सेकंड, बेनिफिट्स एंड नीड्स ऑफ कंपटीशन, देन मीनिंग ऑफ UTP एंड RTP, देन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंपटीशन एंड लास्ट फीचर ऑफ द एक्ट। ये सभी पॉइंट्स हम अपनी प्रीवियस स्लाइड्स में रीड कर चुके हैं। हाँ, हमारा एक पॉइंट रह गया था एप्लीकेबिलिटी के, वेयर इट इज़ एप्लीकेबल। ये जो एक्ट है कहाँ कहाँ पर एप्लीकेबल होता है? ये एक्ट एप्लीकेबल होता है होल इन इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू और कश्मीर को छोड़कर होल इन इंडिया में ये एप्लीकेबल होता है। और प्रीवियस स्लाइड में हमने फीचर्स ऑफ द एक्ट पढ़े थे, उसकी कुछ जो डिटेल्स थी उसके बारे में आज रीड करेंगे। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो कि हमारे सिलेबस में हैं, उनके बारे में हम स्टडी कर लेते हैं। फर्स्ट डेफिनेशन है एक्विजिशन। एक्विजिशन मीन्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक्वायरिंग और एग्रीइंग टू एक्वायर, शेयर, वोटिंग राइट्स और एसेट्स और एनी एंटरप्राइजेज, कंट्रोल ओवर मैनेजमेंट और कंट्रोल ओवर एसेट्स ऑफ एनी एंटरप्राइज। एक्विजिशन क्या है? एक्विजिशन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एक्वायर करना या एक्वायर करने के लिए अग्री होना। क्या एक्वायर करना? किसी भी एंटरप्राइजेस के शेयर्स हों, उसके वोटिंग राइट हों या उस एंटरप्राइजेस के एसेट्स हों, वो हमारे एक्विजिशन की डेफिनेशन में कवर होता है। सेकंड पॉइंट में लिखा है कंट्रोल ओवर मैनेजमेंट और कंट्रोल ओवर एसेट्स ऑफ एनी एंटरप्राइजेज। यानी एक्विजिशन में क्या और इंक्लूड होता है? किसी भी एंटरप्राइज का मैनेजमेंट को कंट्रोल करना या उसकी एसेट्स को कंट्रोल करना, ये भी एक्विजिशन की डेफिनेशन में आता है। सो ये हमारी डेफिनेशन है एक्विजिशन की जो इम्पोर्टेंट है, आप इसको स्टडी कर लेना और इसको नोट डाउन भी कर लेना। सेकंड डेफिनेशन आती है हमारी एग्रीमेंट। एग्रीमेंट इंक्लूड्स एनी अरेंजमेंट और अंडरस्टैंडिंग और एक्शन whether or not such arrangement and understanding or action which is formal or in writing intended to be enforceable by legal proceeding। एग्रीमेंट में क्या इंक्लूड किया गया है? ऐसे अरेंजमेंट या ऐसी अंडरस्टैंडिंग या ऐसे एक्शन जो कि फॉर्मल हो सकते हैं, राइटिंग में भी हो सकते हैं, और इसके अपोजिट वो एग्रीमेंट फॉर्मल ना भी हो और राइटिंग में ना भी हो तो भी वो एग्रीमेंट की डेफिनेशन में आते हैं। सेकेंड है इंटेंटेड टू बी एनफोर्सेबल बाय लीगल प्रोसीडिंग, यानी वो अरेंजमेंट या वो अंडरस्टैंडिंग या वो ऐसे एक्शन जो कि एनफोर्सेबल बाय लीगल प्रोसीडिंग हो या चाहे एनफोर्सेबल बाय लीगल प्रोसीडिंग ना हो, वो सभी एग्रीमेंट की डेफिनेशन में इंक्लूड किए जाते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी कार्टेल की। कार्टेल क्या है? कार्टेल इंक्लूड्स एन एसोसिएशन ऑफ प्रोड्यूसर्स, sellers, distributors who by arrangement limit control the production, distribution, sale और price of trade in goods। एक ऐसी एसोसिएशन है प्रोड्यूसर्स की, सेलर्स की, डिस्ट्रीब्यूटर्स की, जो कि एक एग्रीमेंट के थ्रू, उनके बीच एक एग्रीमेंट होता है। कहीं का एग्रीमेंट होता है? किसी भी प्रोडक्शन की लिमिट को कंट्रोल करने के लिए, उस गुड्स के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कि वो डिस्ट्रीब्यूट किस एरिया में होगा, किस तरह से उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना है, या उस पर्टिकुलर गुड्स की सेल किस तरह से होगी, किस तरह से उसकी सेल की जाएगी, उसके प्राइस क्या होंगे, उसके प्राइस कैसे होने चाहिए, और बिजनेस में, ट्रेड में जो भी गुड्स होगा उसका डिस्ट्रीब्यूशन और उसका प्रोडक्शन कंट्रोल, उसकी लिमिट, उसकी सेल और उसकी प्राइस सभी कार्टेल के डेफिनेशन में कवर होती है, जो कि एक एसोसिएशन उसको लिमिट और कंट्रोल करती है या कंट्रोल करने की कोशिश करती है। नेक्स्ट डेफिनेशन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन में हमारी कौन सी स्लाइड आती है? कार्टेल के बाद यस हमने पढ़ा था एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट। ये हमने अपनी प्रीवियस स्लाइड में पॉइंट में पढ़ा था एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट।
तो आज हम इसकी डिटेल्स जानेंगे कि एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स कौन से एग्रीमेंट्स होते हैं। ये कंपटीशन एक्ट सेक्शन 3 में बताया गया है। द एक्ट अंडर सेक्शन 3, इसका सबसेक्शन 1 है, जिसमें ऐसे सभी एग्रीमेंट्स को होने से रोका गया है। ऐसी कंपनी जो ऐसे एग्रीमेंट्स में एंटर करती हैं जिनका कंपटीशन पर एडवर्स, बहुत ही ज़्यादा बुरा असर पड़ता है, कंपटीशन पर एडवर्स इफेक्ट पड़ता है इंडिया के अंदर, तो उन सभी एग्रीमेंट्स को एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट माना जाता है और इनको रेगुलेट करता है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया कि इस तरह की एग्रीमेंट्स ना हो और इन पर कंट्रोल किया जाए, इनको रेगुलेट किया जाए। सो इसकी डिटेल्स भी पढ़ लेते हैं। द एक्ट अंडर सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 प्रिवेंट एनी एंटरप्राइज और एसोसिएशन फ्रॉम एंटरिंग इनटू एग्रीमेंट which causes or is likely to cause an appreciable adverse effect on competition in bracket AAEC means appreciable adverse effect on competition within India, यानी बहुत ही ज़्यादा बुरा असर डालने वाला हो कंपटीशन पर। ऐसे एग्रीमेंट को एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट माना जाता है जिनको रेगुलेट किया जाता है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, और ऐसे एग्रीमेंट अनफेयर माने जाते हैं। एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट में ही कुछ एग्रीमेंट्स आते हैं, उनके बारे में भी हम जानेंगे। जैसे कि फर्स्ट है हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट। हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट कौन से एग्रीमेंट होते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन किस तरह से चलती है? हॉरिजॉन्टल लाइन एक सीक्वेंस में एक लेवल पर चलती है, यानी सेम लेवल पर। तो उसी तरह से वो एग्रीमेंट जो कि सेम लेवल ऑफ प्रोडक्शन की कंपनीज करती हैं, सेम एंटरप्राइजेज का उनका लेवल सेम होता है, उनके प्रोडक्शन लेवल सेम होते हैं, सेम प्रोडक्शन लाइन होती है, उनके बीच में कंपटीशन होता है। सो वो एग्रीमेंट होता है, जो एग्रीमेंट सेम लेवल ऑफ प्रोडक्शन की एंटरप्राइजेज के बीच होता है उसको वॉइड माना गया है। इसमें लिखा भी गया है अरेंजमेंट बिटवीन एंटरप्राइजेज एट द सेम स्टेज ऑफ प्रोडक्शन दीज आर वॉइड पर से, कि वो एग्रीमेंट वॉइड पर से, यानी ये एग्रीमेंट स्टार्टिंग से ही वॉइड होते हैं। हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट जो होते हैं वो स्टार्टिंग से ही वॉइड होते हैं। और हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट में कौन कौन सी एग्रीमेंट्स हैं जिनको हम हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट या वॉइड एग्रीमेंट मानते हैं, या वॉइड पर से यानी स्टार्टिंग से ही वॉइड मानते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट स्लाइड। उस पर हमारे क्या पॉइंट्स आते हैं? एग्जाम्पल ऑफ हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट। तो हॉरिजॉन्टल के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? फर्स्ट पॉइंट है हमारा प्राइस फिक्सिंग। व्हाट इज प्राइस फिक्सिंग? डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली डिटरमाइंस परचेज और सेल ऑफ प्राइस ऑफ एनी गुड्स। किसी भी गुड्स के प्राइस फिक्सिंग करना, उसकी प्राइस फिक्सिंग करना बिलो दी मार्केट कॉस्ट। यानी एग्जाम्पल इसमें हम लेते हैं प्यूमा और एडिडास। हम सभी को पता है प्यूमा और एडिडास जो हैं वो फुटवेयर कंपनीज़ हैं और बहुत ही अच्छे लेवल की कंपनीज़ है, ब्रांड हैं। और इसी तरह नाइकी भी है। तो प्यूमा और एडिडास अगर आपस में एक एग्रीमेंट कर लेते हैं कि हम जो हमारा प्रोडक्शन होगा उसकी क्वालिटी अच्छी रखेंगे और उसको लो कॉस्ट पर मार्केट में सेल करेंगे, इससे क्या होगा? इससे जो नाइकी है, नाइकी जो फुटवेयर कंपनी है, जो ब्रांड है नाइकी, वो मार्केट से आउट हो जाएगा, उसको मार्केट से ख़त्म करना है। इस तरह का जो कंपटीशन होता है वो हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट में आता है और इसको प्राइस फिक्सिंग कहते हैं, जो कि वॉइड माना गया है, वॉइड पर से है। और ये कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया इसको रेगुलेट करता है। सो प्राइस फिक्सिंग अनफेयर मीन्स है और इसको रेगुलेट करने के लिए ही कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया बनाया गया, ये एक्ट बनाया गया। नेक्स्ट पॉइंट आता है हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट का लिमिटिंग द प्रोडक्शन एंड सप्लाई। लिमिटिंग एंड द प्रोडक्शन एंड सप्लाई में क्या होता है कि कोई कंपनीज़ हैं, दो कंपनीज़ हैं, वो आपस में एक एग्रीमेंट करती हैं कि हमारे पास स्टॉक है, हमारे पास प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन होने के बावजूद भी वी हैव टू शो आर्टिफिशियल स्कार्सिटी इन द मार्केट। हम मार्केट में आर्टिफिशियल स्कार्सिटी शो करेंगे, जिससे क्या होगा कि हमारे जो प्रोडक्शन है, हमारा जो प्रोडक्ट है, उसकी डिमांड बढ़ेगी तो हम इसकी प्राइस बढ़ा देंगे। सो क्या है? स्कार्सिटी है नहीं, लेकिन दे आर शोइंग आर्टिफिशियल स्कार्सिटी। एग्जाम्पल हम इस पे लेते हैं रेडमी और ओप्पो, मोबाइल कंपनीज़ हैं।
सभी को पता है रेडमी और ओप्पो इंडिया की फेमस कंपनीज़ हो रही हैं और उनकी तरफ सभी कस्टमर अट्रैक्ट भी हो रहे हैं। सो वो आपस में एक समझौता, एक एग्रीमेंट करती हैं कि हमारे पास प्रोडक्शन होने के बावजूद हम मार्केट में ये प्रोडक्शन नहीं लाएंगे, इसको हम स्टॉक में रखेंगे और इससे क्या होगा, डिमांड हमारे प्रोडक्शन की बढ़ेगी, हमारे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी तो हम जो चाहे वो प्राइस फिक्स कर देंगे, अपनी डिमांड के अकॉर्डिंग हम इसके प्राइस हाई कर देंगे। तो ये लिमिटिंग द प्रोडक्शन एंड सप्लाई होती है और ऐसे प्रोडक्शन भी हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट में आते हैं और इन प्रोडक्शन को अनफेयर माना गया है और इसको भी रेगुलेट करता है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इसका पॉइंट आता है मार्केट एलोकेशन। मार्केट एलोकेशन क्या होता है, इसमें दो कंपनीज या कोई कंपनी अपने शेयर डिवाइड कर लेती है और वो एग्रीमेंट कर लेती है कि नॉर्थ में आप बिजनेस करना और साउथ में ये इस प्रोडक्ट का बिजनेस हम करेंगे और किसी कंपनी को हम ये प्रोडक्ट सेल नहीं करने देंगे। सो दे आर ट्राइंग टू क्रिएटिंग मोनोपोली और धीरे धीरे वो उन एरिया में मोनोपोली क्रिएट कर देते हैं और किसी और डीलर को वहाँ पर एंटर नहीं करने देते। जो ये मार्केट एलोकेशन की जो कोशिश करते हैं कि सिर्फ अपना ही प्रोडक्ट सेल हो और हम ही उस प्रोडक्ट के डीलर हों और कोई डीलर वहाँ एंटर ना करे और इस तरह से वो मोनोपोली क्रिएट करते हैं। मोनोपोली क्रिएट करना अनफेयर नहीं है, बट उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाना, कंपेल करना कस्टमर को कि सिर्फ वो हम ही से लेगा और उसके अकॉर्डिंग उसके प्राइस भी फिक्स कर देंगे और प्राइस हाई कर देंगे, जिससे कोई और डीलर ना होने की वजह से कस्टमर को उन्हीं से वो गुड्स परचेज़ करना पड़ेगा। इसका लास्ट पॉइंट आता है बिड रिगिंग। बिड रिगिंग क्या होता है? क्या होता है, गवर्नमेंट कुछ टेंडर पास करती है, उन टेंडर पास करने के बाद उसकी बिड लगती है, जो बोली लगती है उस बोली में क्या होता है, कुछ कंपनीज आपस में विद म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से वो उस टेंडर के प्राइस फिक्स कर लेती हैं और ये म्यूचुअल एग्रीमेंट करती हैं कि बिड रिगिंग है तो इसमें हम इस प्राइस से ज़्यादा बोली नहीं लगाएंगे जिससे टेंडर हमें ही मिल जाएगा। सो इस तरह की जो बिड होती है, बिड रिगिंग होती है, वो भी हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट में आती है और ये एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स हैं जो कि अनफेयर है और कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया इसको रेगुलेट करता है। सो आज के लिए इतना ही, ये सभी हमारा आज का टॉपिक था। नेक्स्ट जो हमारी स्लाइड्स होगी उसमें हम वर्टिकल एग्रीमेंट्स की डिटेल पढ़ेंगे, वर्टिकल एग्रीमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि वर्टिकल एग्रीमेंट्स क्या होता है। सो हम एक रिव्यू ले लेते हैं कि आज हमने क्या क्या स्टडी किया है। डेफिनेशन हुई है हमारे एक्विजिशन की, एग्रीमेंट्स की, कार्टेल की, एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट क्या है ये हम पढ़ चुके हैं, हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट्स और इसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं। सो आई होप आप सभी को ये अच्छे से समझ में आया होगा और नेक्स्ट क्लासेस जो इसकी एक्सप्लेनेशन होगी, डीप एक्सप्लेनेशन होगी, वो हमारी जूम क्लासेस में होगी और इसकी नेक्स्ट स्लाइड हम नेक्स्ट पीपीटी में क्लियर करेंगे। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।